अ, नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स आए हैं, उनके बयानात हैं जो उन्हीं ने इज़राइल से जुड़े हुए हैं। एक तो सबसे पहले उन्हीं ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो इज़राइल के हैं, उन्हीं ने सोचा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे ही इलेक्शन जीतेंगे तो उसके बाद से वो खुल के इजराइल का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता है। और उन्हीं ने जिस दिन उनका इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे उसी दिन उन्होंने अपने जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, उनको सैक कर दिया, उनको हटा दिया, बदल दिया। अपने एक बहुत ख़ास आदमी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे इजराइल कर्ट्स, उनको बना दिया। तो लेकिन दूसरी तरफ इजराइल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी शपथ तो ली नहीं है, 20 तारीख को लेंगे वो जनवरी की, लेकिन उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट में जो वॉर से जुड़ा हुआ था, उन्हीं ने कहा कि इजराइल को अब जंग बंद करनी होगी। उन्होंने कहा कि जंग बंद होनी चाहिए दोनों, यहाँ पे भी और रशिया और यूक्रेन के बीच में भी। उनके आने से पहले पहले वो चाहती हैं कि बंद हो जाए। उसके बाद भी इजराइल की पॉलिसी में कोई चेंज तो आया नहीं। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से उसमें ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एडवाइस किया है कि आर्म सेल भी, जो वेपन और असलहे इजराइल को बेचे जा रहे थे, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। इसी के अगर असलहे की सप्लाई जारी रहेगी तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा युद्ध का बंद होना। ये जो डिसीजंस लिए गए हैं, इसके मतलब ये है कि अमेरिका इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये युद्ध जीता नहीं जा सकता, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। और ये है कि फैलेगा, तेल की सप्लाई और ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी और बहुत सी बातें। तो उनका मानना ये है कि बंद हो, और उसके चलते हुए वो प्रेशर बना रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी इजराइल के लिए उनकी जो प्रति मोहब्बत है उसमें कमी नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है कि इजराइल को बचा लिया जाए। देखिए, नेतन्याहू की जो पॉलिसी है उससे इजराइल को लगातार नुकसान हो रहा है। नुकसान सेंस में हो रहा है कि उसके जो भी युद्ध होता है उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कोई मतलब होता है कि ये क्या हासिल करेंगे उस युद्ध से। उसमें इजराइल पूरी तरीके से फेल हो गया है। हमस अभी भी स्ट्रांग है, डटा हुआ है, बंदियों को छोड़ने से अभी तक नहीं छोड़ा पाए ये लोग। और फिर उसके अलावा ये भी है कि अटैक भी बार बार कर रहा है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह तो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। उनका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि वो एक बफर जोन बना लेंगे साउथ लेबनान के अंदर, वो भी नहीं हो पा रहा है और काफ़ी इजरायली मर भी रहे हैं। रिपोर्ट में मैंने बताया था कि एक इजरायली जर्नल जिनका नाम को नोम तिबोन था, नोएम तिबोन था। इनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं। जोनी ने कहा है कि 800 से ज़्यादा मर चुके हैं लोग और फिर जख्मी सैकड़ों हैं। इजरायली एक ब्रिगेड के पूरी के करीब लोग मारे जा चुके हैं। ये एक बड़ी सेंसिटिव खबर उन्हीं ने दी है, और ये उन्हीं ने इजरायली चैनल 12 पे ये बात बताई है। तो इस तरह से, और फिर ये भी है कि हिजबुल्लाह ने काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है इजराइल को, बहुत से उनके ठिकानों पे अटैक किया है। अब ये है कि इनके यहाँ ये भी है कि इनका जो लेबनान इजराइल की पॉलिसी जो थी लेबनान में या गाजा में या ईरान को लेके, वो लक्ष्य पूरा नहीं होता। तो मैं, और नेतन्याहू का ये है कि वो चाहते हैं कि बनी रहे। इसके मतलब ये है कि अमेरिकन आर्मी में भी डिवीजन नज़र आता है और इजरायली आर्मी में भी नज़र आता है। इजरायली आर्मी में ख़ास तौर से डिवीजन है।
इजरायली आर्मी के बहुत से लोगों ने इन पब्लिक स्टेटमेंट दिया है, और ख़ास तौर से जो इससे पहले रक्षा मंत्री थे वहाँ के युवा गैलांट, तो उन्हीं ने तो साफ-साफ कहा था कि ये बातचीत से ही मसले हल होंगे, बातचीत करना चाहिए, तभी हम बंदियों को वापस कर सकते हैं। उन्हीं ने बाद में ये भी कहा था कि हमारे गोल अचीव हो गए, यानी हमने जो कुछ भी टारगेट बनाया था वो पूरा हो गया है। जैसे कि उन्हीं ने कहा कि यहिया सिनवार की हत्या हो गई है, फिर उसके बाद इस्माइल हानिया, ये दोनों बड़े लीडर थे हमास के, और फिर उसके बाद हिज़्बुल्लाह के एक बहुत बड़े लीडर सैयद नसरुल्लाह, हसन नसरुल्लाह की भी हत्या हम लोगों ने कर दी, पेजर का अटैक, और ये सब बताया कि इसके चलते हुए हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं, अब हमको बंदियों को छुड़ा लेना चाहिए जो इज़राइल के पास हैं, वो भी बातचीत से संभव है। तो ये डिवीज़न आर्मी में लगातार है। फिर दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि आर्मी से बहुत से लोग छोड़-छोड़ के जा रहे हैं और लड़ने पे तैयार नहीं है, डिज़र्ट कर जाते हैं, भाग जाते हैं, असाइनमेंट जॉइन करते को तैयार नहीं होते। बहुत से यूथ जो हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। साइप्रस और ग्रीस में इतनी बड़ी संख्या इनकी हो गई है कि वहाँ के लोकल लोगों को किसी इनका टेंशन होने लगा है। उनको लगता है इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं आइलैंड्स पे और दूसरी जगहों पे, तो उनको लगता है कि उनके कल्चर, उनके रहन-सहन पे असर पड़ जाएगा। साइप्रस बहुत छोटा-सा मुल्क है। तो इस तरीके से अ अ, मुल्क के हालात हैं। फिर बिज़नेस के जो लॉसेस हुए हैं, वो ज़बरदस्त हैं। पोर्ट्स बंद हो गए हैं, कुछ बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है एलात पोर्ट, और इसमें ये है कि उनका कहना ये है कि युद्ध से ये मसला नहीं हल हो सकता। ये सही बात है कि इज़राइल ने 43,000 के करीब फ़िलिस्तीनियों को मार दिया, उनकी सारी बिल्डिंगें गिरा दी। फिर उसके रिहाइश जहाँ पे थी लोगों की, अस्पताल, स्कूल, हेल्थ फैसिलिटीज़, किसी भी चीज़ का नाम लो, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, पूरे-पूरे ब्लॉक्स का जहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं जिसे कहना चाहिए, फ़ेमिन फैल रहा है, बच्चे मर रहे हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अभी तक उन्हीं ने हमस को ख़त्म नहीं कर पाए। तो इसमें एक तो इज़राइल की बड़ी बदनामी हो रही है, दूसरी तरफ ये भी है कि जो कुछ भी हुआ परसों वहाँ पे स्टेडियम के अंदर और बाहर, जो इज़राइली फ़ैन थे आए थे, मैं कभी फुटबॉल के लिए मैच था वहाँ पे, फुटबॉल मैच था, उसमें बहुत से फैन्स की पिटाई हो गई, उनके ऊपर अटैक किया गया, कुछ का ज़ख्मी हुए, बाकी लोगों को चोटें लगी हैं, बहुत से लोगों को इज़राइल को अपने जहाज़ भेजने पड़े उनको वापस बुलाने के लिए। अब फ्रांस में जो मैच होने जा रहा है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है वो स्वयं जाके देखेंगे, सॉलिडेरिटी में इज़राइल के, और बहुत ज़बरदस्त पुलिस बंदोबस्त का इंतज़ाम किया जा रहा है। अरे भई, कब तक आप पुलिस बंदोबस्त से करेंगे? इसलिए कि एक बड़े सेक्शन में यूरोप के अंदर और अमेरिका में इज़राइल के प्रति अच्छे सोच नहीं है, वो लोग नाराज़ हैं बहुत। वो लोग टीवी पे जब देखते हैं बच्चों और औरतों को मरते हुए, ये वो लोग हैं जो इज़राइल के खिलाफ हो गए हैं, और एंटी-सेमिटिज़्म यानी यहूदियों के खिलाफ एक नफ़रत का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये चिंता जो यहूदी यानी ज्यूज़ जो हैं यूरोप अमेरिका में रहते हैं, उनको इस बात की काफ़ी चिंता है। उसमें से एक बड़ा सेक्शन चाहता है कि युद्ध बंद हो, वो अपने को नेतन्याहू की जो पॉलिसीज़ हैं उससे अपने को अलग करता हुआ दिखाई देता है, और वो नारे भी लगा रहा है, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, नो मोर लाइज़। तो इस तरीके के नारे भी लग रहे हैं वहाँ के ऊपर, जो यहूदी डेमोंस्ट्रेशंस कर रहे हैं। तो यानी ये पहली दफ़े हुआ है इज़राइल बनने के बाद कि यहूदियों में आपस में जो है वो भी डिफरेंसेस हो गए हैं, बहुत शार्प डिफरेंसेस हैं। आज का जो मैं वीडियो है वो इसी पे एम्फेसिस करने के लिए बनाया है, कि ये बताने के लिए कि इज़राइल के अंदर आर्मी, सेना और लोगों में
लोगों में इतना डिवीजन नहीं है इजराइल के अंदर, उनको फिक्र ज़्यादा है कि बंदी आए किसी भी सूरत से। उनको इजराइल के अंदर एक बड़े सेक्शन को सिंपैथी जो है वो फ़िलिस्तीनियों से नज़र नहीं आती। वो उनको अपना दुश्मन समझते हैं और वो समझते हैं कि जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं वो उन्हीं की टेरिटरीज़ हैं, उनका राइट है जो उन्हें 3-4 हज़ार साल पहले मिला था, उस पर दोबारा से सेटल होने का। वो समझते हैं कि ये इनका रिलीजियस ड्यूटी है वहाँ पे सेटल होने का, इनको निकालने का, और किसी भी तरह इनको मारना भी बहुत से लोग वहाँ पे समझते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज़ जो है वो समझते हैं कि वो ठीक बात है और यही तरीका है। लेकिन वहाँ पे दूसरे भी जो ग्रुप्स हैं बहुत से, वो ऐसा नहीं सोचते। लेकिन यूरोप अमेरिका में एक बड़ी सेक्शन में ज्यूज़ के अलावा जो यूरोपियंस हैं, वाइट अमेरिकन्स या जो ब्राउन कलर के लोग वहाँ पे सेटल नहीं है, अफ्रीकन लैटिनोज अमेरिका में, इसमें भी एक बड़ा सेक्शन इजराइल के विरुद्ध हो गया, इजराइल की सोच के खिलाफ है। और ये वही क्लास है जिसने एम्स्टर्डम में स्टेडियम के बाहर अटैक किया था। ये वहाँ से शुरू हुआ, अब ये रुकने वाला नहीं नजर आता। अब सवाल ये बात का होता है कि क्या जनवरी 20 तक युद्ध रुक पाएगा? कितना अमेरिका उनके ऊपर दबाव डालता है? इसलिए कि बगैर अमेरिकन मदद के इजराइल युद्ध नहीं लड़ सकता। उसको मदद हर हालत में मिलनी चाहिए, इसलिए कि उनके पास जो है इस समय स्पेयर पार्ट्स की भी कमी है, एम्यूनिशन की भी ज़रूरत रहती है, बना रहना चाहिए। वॉर चल रही है ताकि वो इसका इस्तेमाल लगातार करते रहें लेबनान पे, हमास पे और दूसरी जगहों पे। तो अब अगर सचमुच वो उन्हीं ने अपील की है और वो बंद अमेरिका को करना, अगर उनकी अपील है तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उनसे लॉयड ऑस्टिन जो वहाँ के रक्षा मंत्री आप समझ लीजिए हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्हीं ने कहा है कि वो जो इजराइल की अमेरिका की जो नीति रही है कि वो नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वो कोऑपरेट करेंगे, यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले भी उनकी बातों पे ध्यान दिया जाएगा, गौर किया जाएगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये बहुत सी बातें हैं। और गाज़ा इज़राइल और हमास और हिजबुल्लाह से लड़ने में असमर्थ रहे तो ईरान तो बहुत शक्तिशाली देश है, उससे अमेरिकन को या यूरोपियंस को, एक बड़े सेक्शन को लगता है, खासतौर से होने वाले प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं, उस बात से भी काफ़ी कमी। अब क्या वो ईरान से बातचीत करेंगे, इसका अभी तक कोई वो नहीं। इसीलिए ये उन्हीं ने ही ये रिगरस सैंक्शन दोबारा से ईरान पे लगाए थे और ईरान न्यूक्लियर डील से अपने को विड्रॉ किया था। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो बातचीत करेगा। समस्या एक और है अमेरिकन के सामने कि उनके जो अरब एलाइज हैं वो अब उनकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से तो बहुत ही ज़्यादा नाराज थे। अब वो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बन रहा है ब्रिक्स का, उनका रुझान उधर हो रहा है। सऊदी अरबिया अगर उधर जाएगा, ब्रिक्स में जाता है, या जिस तरीके से उसकी पॉलिसीज़ हैं प्रमोट कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका से अपने दूरी बना रहे हैं। तेल के भी मसले पे भी उन्हीं ने जो किया है कि वो सैंक्शंस नहीं मानेंगे जो अमेरिका ने लगाए हैं रशिया या ईरान या दूसरे मुल्कों पे। उनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी ईरान गए हुए हैं बातचीत करने के लिए, और ईरान से वो लगातार उनके संबंध भी अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उसके अलावा ये भी है कि उन्हीं ने डी-डॉलराइजेशन भी कर रखा है, यानी चाइना के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करना, और बहुत सी चीज़ें हैं। एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में हमने बात की है पहले भी। तो ये जो सऊदी अरेबिया की दूरी के मतलब ये है कि कतर, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी, यूएई, ये जितने भी देश हैं, ये फिर जो है वही करते हैं जो सऊदी अरेबिया करता है। सऊदी अरेबिया इनका लीडर है। तो इस तरीके से भी सऊदी अरेबिया
को ये भी लगता है कि ईरान एक बड़े शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज कर रहे हैं और ये लोग अभी भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस है। और फिर अरब पब्लिक का भी प्रेशर इन गवर्नमेंट्स पे है कि वो हमास हिजबुल्लाह को सपोर्ट करे और अमेरिका से अपनी दूरी बनाए। इसलिए क्या इसराइल के साथ साथ अमेरिका के प्रति भी जो सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया है अरब देश में। इसके चलते हुए सभी देश जो है वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। इजिप्ट ने अभी चाइना के साथ एक मेजर डिफेंस डील कर लिया। वो जो है चाइनीज फाइटर बॉम्बर्स खरीदेंगे क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया F-16 उनको देने से, जो कि इसराइल के पास है। अमेरिका की पॉलिसी है कि वो इसराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी हर हालत में बरकरार रहेगा। जंग का एक वजह ये भी है कि ईरान ने इसराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज ही नहीं किया बल्कि अंदर जाके अटैक किया। ये पहली बार हुआ है 73 का जो युद्ध हुआ था यम कपूर वार, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो इसलिए उनको लगता है कि युद्ध रोकना ही इजराइल के इंटरेस्ट में है। क्या सचमुच होगा ये आने वाला समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम जल्दी ही एक नया सब्जेक्ट पे आपसे बात करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।